किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। रात को रात क्या कह दिया मैंने, ये दुनिया सुनते ही बौखला गई। अब एक भी ऐसा शख्स है अगर जिसको सच सुनना पसंद नहीं है तो फिर हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मंगलवार और गुरुवार को सिर्फ सच की बात करते हैं, सच के साथ में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो कोशिश हमारी यही होती है कि आपसे जुड़े हुए हर सब्जेक्ट को, हर विषय को बहुत बारीकी के साथ माइन्यूटली आप तक पहुंचाएं और बिना किसी पक्ष या विपक्ष के नैरेटिव को सेट किए हुए। आप जानते हैं कि हम किसी तरह का कोई नैरेटिव सेट नहीं करते, लेकिन हाँ, जो बात आपसे जुड़ी है, जो आप तक पहुंचनी चाहिए, हर मायने में सही तरीके से पहुंचनी चाहिए, तटस्थ होकर पहुंचनी चाहिए, वो हम जरूर पहुंचाते हैं। और इसीलिए हम खुद को कहते हैं कि हम सच के साथ हैं। देश का अपना चैनल डीडी किसान यही कोशिश करता है अपने इस कार्यक्रम के जरिए। और आज बात होगी उस खास विषय की जो हमसे आपसे जुड़ा है। हालांकि चुनाव का एक बड़ा फेज निकल चुका है, लेकिन उसमें एक सबसे खास बात रही, वो रही नोटा के बटन की। अब ये नोटा कितनी शक्तियों को लिए हुए है, इसका आज के समय में क्या हम ये मान सकते हैं कि ये प्रासंगिक है या फिर ये बिना दांतों का शेर है, और इस शेर की ताकत का एहसास क्या सही मायनों में हो पा रहा है? नोटा क्या है, जरूरत क्यों पड़ी, कितने बदलाव की आवश्यकता है और कोर्ट में क्या क्या मामले इसको लेके विचाराधीन हैं। आज डिटेल से माइन्यूटली एक एक बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं मेरे शो की रवायत है, पहले विषय से जुड़ी हुई एक बड़ी रिपोर्ट डिटेल में आप तक हम पहुंचाते हैं और फिर विशिष्ट मेहमानों का अति विशिष्ट पैनल मेरे साथ मेरे शो में चर्चा के लिए जुड़ता है, जो आपको रिपोर्ट के बाद ये समझाता है कि व्यवहारिकता क्या है, धरातल पे क्या है और क्या आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस कोशिश को एक बार फिर से हम करते हैं उसी जोश के साथ और सबसे बड़ी बात सच के साथ। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। लोकतंत्र का उत्सव अपने समापन की ओर है। 18वीं लोकसभा चुनाव के इस सफर में सभी राजनीतिक दल पूरी तरह जान लगाए हुए हैं। किसकी मेहनत और किसकी उम्मीदवारी पर जनता ने मुहर लगाई है, इसके लिए 4 जून का इंतजार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की इस प्रक्रिया में इस्तेमाल की जा रही ईवीएम में लगा एक बटन बहुत ही खास है। ये बटन है नोटा का, यानी नन ऑफ द अबव। 2013 से सभी चुनाव में वोटर्स को नोटा का विकल्प दिया जाने लगा। इस नोटा से वोटर को सजीव लोकतंत्र के प्रतीक चुनाव में अपनी नापसंदगी जाहिर करने का मौका मिलता है। नोटा से आम जनता की चुनाव में भागीदारी तो बढ़ती ही है, साथ ही इसी नोटा से राजनीतिक दलों को एक मैसेज भी मिलता है कि उनके उम्मीदवार लोगों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। अब सवाल ये है कि क्या हो अगर ईवीएम में मौजूद सभी विकल्पों में से नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाएं। नियम के अनुसार चुनाव में अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में जीत नोटा की नहीं मानी जाती है। इसका मतलब साफ है कि ना ही चुनाव रद्द होंगे और ना ही फिर से कराए जाएंगे। नोटा सिर्फ एक विकल्प है, किसी उम्मीदवार की जीत को खारिज करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में नोटा के बाद जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत हासिल हुए होंगे, जीत उसी की मानी जाएगी। 2014 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त नोटा को 1.08% वोट मिले थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में नोटा को 1.06% वोट हासिल हुए थे। ये आंकड़ा संकेत देता है कि लोगों का नोटा को लेकर रुझान कम हुआ है। नोटा को 11 साल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे चुनाव आयोग ने पूरे देश में लागू किया था।
राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के बारे में सोचने के लिए ये विकल्प लाया गया। अब सवाल ये है कि मौजूदा समय में जो स्थिति नोटा की है, क्या उसका कोई असर है? क्योंकि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने पर भी ना तो चुनाव प्रक्रिया दोबारा होती है, ना ही बाकी प्रत्याशियों की उम्मीदवारी पर कोई फर्क पड़ता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने पर दोबारा चुनाव कराने की याचिका दायर की गई है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नोटा को और असरदार बनाए जाने की जरूरत है। साथ ही जानने का प्रयास ये भी होगा कि क्या कोई कानून बनाकर नोटा को और प्रासंगिक बनाया जा सकता है। तो डिटेल रिपोर्ट के बाद अब समय है चर्चा का। इस रिपोर्ट के जरिए हालांकि कई बिंदुओं को हमने समझाने की और समझने की कोशिश की, लेकिन बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। तारुफ मैं आपका एक एक करके कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रामेश्वर दयाल, सीनियर जर्नलिस्ट है, 30 सालों से ज्यादा का अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। सर स्वागत आपका। मेरे साथ शिव खेड़ा साहब जुड़ रहे हैं, लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सबसे बड़ी बात, नोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सर में याचिका दायर की है। इस पे आज सर से डिटेल में आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ प्रियंका राणा जुड़ रही है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के लिए काम करती रहती हैं और अपनी राय को बहुत स्पष्टता के साथ, ईमानदारी के साथ रखती रही है। प्रियंका जी स्वागत आपका। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब जुड़ रहे हैं, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बारीकी से इलेक्शन कमीशन इंडिया की सारी कार्यवाही को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी का स्वागत। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब आप ही से करना चाहूंगा। सर, चुनाव के दौरान सबसे पहले मेरे दर्शकों को यह समझाइए, इस नोटा की जरूरत पड़ी क्यों? एग्जिस्टेंस क्या है सर, इसकी आवश्यकता क्या है? देखिए, बात ये थी कि इलेक्शन हो रहे थे और उसके अंदर पार्टी के कैंडिडेट से लोग खफा थे, यानी खुश नहीं थे उनकी वर्किंग से, जो भी कैंडिडेट आते थे। तो इसलिए सोचा गया कि इसका क्या प्रावधान किया जाए। तो कानूनविदों ने सभी सोचा और सोचने के बाद इसको 2013 में लागू किया गया नोटा, यानी नन ऑफ द अबव, यानी इस पे जितने ऊपर कैंडिडेट दिए गए हैं उनमें से हम किसी को ना दे के हम नोटा पे दबाएंगे, जिससे कि हम उनको नकारते हैं। उनको हम वोट नहीं देना चाहते लेकिन वोट देते भी हैं और हम उनको नकारते हैं, इसी इसको नोटा कहा गया। और ये इलेक्शन के टाइम में जब सबसे लास्ट में होता है, ऊपर से कैंडिडेट जो होते हैं उसके बाद में उसके नीचे लास्ट में एक बटन होता है, उस पर लिखा है नोटा। तो उस नोटा को दबाने से ये रहता है कि वो किसी भी कैंडिडेट से एग्री नहीं है, ना उनके इलेक्शन से खुश हैं, ना उनकी कार्रवाई से खुश हैं, ना उनके पार्टियों से खुश हैं, इसलिए वो लोग नाराज़गी में आके वोटा दबाते हैं। और ये गिनती भी होती है लेकिन इनका कोई औचित्य नहीं है, ना ही ये काउंट होते हैं। तो सर, नोटा के जरिए ये तो बता दिया कि हमें पसंद क्या नहीं है, लेकिन जो पसंद है या फिर नोटा की जो खुद की एग्जिस्टेंस है वो बड़े कटघरे में है सर। नहीं, इसीलिए देखिए अभी चैलेंज हुआ है, जैसे शिव खेड़ा साहब ने किया है वहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट में क्लियर नहीं था, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा चुनाव आयोग को भेजा है, इसको आप दोबारा सोचिए और इसके बाद बात करिए। लेकिन अभी चूंकि इलेक्शन चल रहा है, इसलिए अब इलेक्शन के बाद ही इस पर इलेक्शन कमीशन विचार करेगा और इसमें क्या हो सकता है वो उसकी प्रक्रिया बाद में फाइनल आएगी सामने सब। लेकिन क्या ये विचार नोटा को इंट्रोड्यूस करने से पहले नहीं किया गया? अगर किसी चीज को हम लॉन्च कर रहे हैं, जो विकल्प के तौर पे वोटर्स को दे रहे हैं, उसके फायदे के तौर पे क्या होमवर्क कम रह गया सर? नहीं, उस वक्त लागू तो किया गया लेकिन आई थिंक इसके बारे में सोचा नहीं गया होगा, तभी ये बाद में उठा मामला। और इस जब मामला सामने आया पब्लिक डोमेन में और उसके बारे पिटीशन भी किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है इस बात को, तो अब इस बात से क्लियर होगा। लेकिन सर, ये तो बड़ा अजीब सा है, हम किसी को ये तो कहते हैं कि तुम खराब हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम निकम्मे हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये ना बता पाए कि भाई अगर हम निकम्मे हैं, हम काम के नहीं हैं, तो फिर आपके पास क्या है? ये तो अजीब सी बात तो हुई सर। नहीं, इसीलिए तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है इस बात को चुनाव आयोग के पास। अब चुनाव आयोग इस पे समय रहते पूरी कलेक्ट करेगा। स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया है ना सर, वो स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया है। नहीं लिया गया। खेड़ा साहब जैसे लोगों ने जब याचिका दायर की तब ये सोचा जा रहा है। सर, नोटा के एग्जिस्टेंस को कितना समय हो गया सर? कितना साल से नोटा काम कर रहा है? 13 साल, 2013 से शुरू हुआ था। 2013 से सर 2024, अभी तक हम यही नहीं सोच पाए कि इसका फायदा क्या है। ये तो बड़ा लेट है सर। लेकिन ये इसी तरह पड़ा रहा पब्लिक डोमेन में और सबके सामने, और लोग देते भी रहे नोटा को वोट। लेकिन अब क्या है कि अब शिव खेड़ा जैसे लोग यहाँ सामने आए, उन्होंने कहा नहीं इसका औचित्य क्या है,
इससे क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी सूरत में जो इलेक्शन हुआ, बात यहाँ से उठी है कि सूरत में जो इलेक्शन हुआ वो उसको अनअपोज डिक्लेयर किया हमारे निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर ने, उनको सर्टिफिकेट दिया। तो उस वक्त क्या था कि एक बहुजन समाज पार्टी का था और तो कैंडिडेट थे 7 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट थे और कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं रहा, इसलिए उसको घोषित किया गया। लेकिन खेड़ा साहब का कहना भी सही है अपनी जगह कि इसको क्यों नहीं माना गया, लेकिन अब ये इस वक्त तो संभव नहीं है। अब ये बात को निर्वाचन आयोग देखेगा। आप ये कहते हैं जिस तरह का अनुभव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आपसे ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, तो मानते हैं कि ये चूक रह गई तब? हाँ, उसके बारे में विचार करना चाहिए था पहले ही, और जो भी होना चाहिए उसमें प्लस माइनस या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोच के तब उसको लागू किया जाना चाहिए था। ठीक है, प्रियंका जी भी हमारे साथ हैं। तो प्रियंका जी, एक ऐसा विकल्प लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया गया जिसके मायने हम वर्तमान में कुछ देख नहीं पा रहे हैं, यानी बिना हाथ पैर सिर दांत के एक ऐसा विकल्प जो कुछ नहीं कर सकता है लेकिन बहुत कुछ करने के लिए उसको लाया गया था। कहाँ चूक रह गई प्रियंका जी? देखिए बिल्कुल घनश्याम जी, और आप इसको समझिए किस तरह से हमारे देश के अंदर बहुत सारे कानून भी बना दिए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पे आप देखते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन की कमी रह जाती है, और वो कानून भी फिर आपके किसी फ़ायदे के लिए नहीं रह जाते हैं। चाहे आप महिला के प्रति अपराध देख लीजिए, वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो आपने बना दिए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। इसी तरह से मैं तो साधुवाद देती हूँ आपके चैनल को कि आपने इस तरह के मुद्दों को उठाया है, क्योंकि इसके ऊपर जानकारी मिलना आज देश के अंदर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि आप देखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर 6% आपने नोटा दबाया गया विधानसभा इलेक्शन जो 5 राज्यों में हुए थे उस समय पर, और जो पार्टियां थी जो जीती हैं उनके जो वोट थे वो कम थे और जो हारी हैं उनके वोट ज़्यादा थे। नोटा की वजह से जो हार जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था, लेकिन नोटा की वजह से कुछ ऐसे कैंडिडेट जीत गए जो शायद लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि वो जीत पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, और आज भी हमारा क्या विकल्प था कि भाई नोटा हम क्यों चाहते थे? हम ये चाहते थे नोटा कि जो कैंडिडेट्स जो बेकार होते हैं, जिस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आजकल राजनीति में आ जाते हैं, उनको राजनीति से दूर रखा जाए। लेकिन क्या वो सही मायने में धरातल पे हो पा रहा है? आज भी देखिए कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। अभी लेटेस्ट प्रज्वल रेवन्ना जैसे केस हुए, वो इलेक्शन के बाद सामने आए, और भी बहुत सारी चीजें आप देख लीजिए महिला पहलवानों ने किस तरह से किया। लेकिन हम किसी केस पे स्पेसिफिक नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रियंका हम नोटा के एक्सिस्टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नोटा उन लोगों को नकारने की ताकत तो रखता है जो बेकार है, लेकिन उसके बदले में क्या ये बताने की कुव्वत उसमें नहीं है। यानी जो सेकंड हाईएस्ट होगा वो तो जीत जाएगा फिर भी। बिल्कुल, बात तो यही आती है ना। और सेकंड हाईएस्ट आप ये देखिए ना, जो नोटा दबा रहे हैं उनके लिए तो सारे ही कैंडिडेट्स बेकार हैं। लेकिन बात तो तब आती है जब आप गलत लोगों को दूर रखें राजनीति से, वो आप कैसे इस नोटा से उसको कैसे फायदा दिया जा सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये समझ से परे है। अभी जिस तरह से बात हो रही थी कि आपने ला तो दिया लेकिन आपने सोचा है नहीं इसके प्रॉस और कॉन्स कैसे होंगे। आपने ये लोगों को भी नहीं समझाया कि आप नोटा तो दबा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप सोच तो रहे हैं कि अच्छा कैंडिडेट जीते लेकिन वो बेकार कैंडिडेट जीत जाता है जो शायद राजनीति के लायक ही ना हो और राजनीति में आना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं जो आम जनता के बीच में आनी चाहिए। जिस तरह से मैंने एग्जांपल्स भी बताए आपको, इस तरह की चीजें बहुत सारे आपराधिक लोग जो हैं आ जाते हैं लेकिन उनको हम नहीं रोक पाते। तो राजनीतिक शुचिता का अच्छे से पालन हो, इसके मद्देनजर नोटा को इंट्रोड्यूस तो कराया गया, लेकिन ताकत विहीन ये नोटा कुछ कर पाने की स्थिति में फिलहाल नहीं दिख रहा है। डॉक्टर दयाल मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। तो डॉक्टर दयाल, कितना प्रासंगिक नोटा आपको नजर आता है? क्योंकि ये भी कहा गया नोटा से जो पॉलिटिकल दल हैं वो भी एक सीख लेंगे कि भाई हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं मिले हैं, नोटा में वोट चले गए। क्या ये मैसेजिंग वाकई पॉलिटिकल पार्टीज तक हुई है? क्या वो राजनीतिक दल समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो अभी मौजूदा स्थिति है, नोटा कुछ नहीं कर सकता, एक विकल्प जरूर है, लेकिन किसी की उम्मीदवारी खारिज करने तक की ताकत इस नोटा के पास नहीं है। नहीं, आपने सही कहा। नोटा जो है वो दंतविहीन एक नियम है जो लागू किया गया है, और समस्या ये है कि जब से नोटा लागू हुआ है तो एक संदेश ये गया था, ये मैसेज गया था कि भाई हो सकता है जो अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो कम हो जाएंगे नोटा के चलते। लेकिन हमने पिछला रिकॉर्ड देखा तो अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं आई। तो इसका मतलब यही है कि नोटा का जो प्रावधान है वो पूरी तरह से कारगर नहीं हो पा रहा। एक बात और भी है, नोटा सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अंदर लागू किया, लेकिन मैं आपकी जानकारी में ये डालना चाहूँगा इससे पहले भी नोटा का प्रावधान था।
अच्छा। एक पीली पर्ची डाली जाती थी, एक पीली पर्ची थी। आप अगर मतदान केंद्र में जाएंगे और जाके आप कहेंगे कि मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी टेंशन पैदा हो जाती थी उस वक्त के दौर में। वो मैंने दौर भी देखा है। तो एक पीली पर्ची, एक पीला कागज दिया जाता था, फॉर्म दिया जाता था। उसमें ये था कि आदमी को भरना पड़ता था कि मेरा नाम ये, मेरा मतदाता ये। तो उसमें क्या प्रावधान था, उसमें क्या ये सिस्टम था कि अगर वो उस बंदे ने लिख दिया कि मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता, तो वो पकड़ा जाता था कि फलाना बंदे ने वोट नहीं दिया है। तो उसके लिए परेशानी पैदा हो सकती थी। तो उसके बाद ही फिर ये नोटा का प्रावधान आया। पर सर वो पीली पर्ची भी कुछ नहीं कर पाई और ये नोटा का बटन भी कुछ नहीं कर पाया। बदला क्या सर? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। कौन बन रहा है सर? वोटर बेवकूफ वोटर बन रहा है। और इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। 2021 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट डाली गई थी, जहां पे यही बात की गई थी कि सरकार करेगी या सुप्रीम कोर्ट करेगी, कौन करेगा। तो मेन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट या न्यायालय तो इसमें हस्तक्षेप तो कर ही रहा है, लेकिन अगर बहुत शुचितापूर्ण चुनाव अगर देश के अंदर करवाना है तो इस सरकार को करना चाहिए। राजनीतिक पार्टी के जो बड़े बड़े नेता, उनको मिल बैठ के काम करना चाहिए कि नोटा जो है वो पूरी तरीके से यूजफुल नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली पे क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं सर, उनके बस की नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली के ऊपर कोई सरकार सवाल क्या करेगी सर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी संस्था है ना चुनाव को रेगुलेट कराने के लिए, शुचिता के लिए, पारदर्शिता के लिए, और वो एफर्ट भी कर रहे हैं। तो ये मिल बैठ के ये काम होना चाहिए ना। सरकार कम से कम ये संदेश तो दे कि हम ये काम करना चाहते हैं, हम नोटा से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर नोटा से आगे सरकार कहती है या विभिन्न राजनीतिक दल कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सरकार जब ये करेगी तो फिर चुनाव आयोग भी आगे बढ़ेगा। और चुनाव आयोग ने इस देश के अंदर जो काम किया है, ये जो काम कर रहा है, वो तो पूरे विश्व स्तर के ऊपर उसको गिना जाता है। उसका तो काम इतना शानदार और जानदार है। चुनाव आयोग के पास जो ना अपने 300 कर्मचारी हैं, वो तो बेचारा डेपुटेशन पे लेके पूरे देश के अंदर काम चलाता है। क्या वजह हुई सर 2013 में इंट्रोड्यूस करने से पहले ये जाना ही नहीं कि इस तरह के नोटा के विकल्प करने का क्या औचित्य है? नहीं, लेकिन जनता का शानदार काम की बात आप कर रहे हैं सर, फिर लोग पूछेंगे ना ये भी कि भाई इतना बड़ा विकल्प आप लेके आ रहे हैं बिना किसी होमवर्क के। देखिए, सवाल जो ना अपनी जगह, आपका सवाल अपनी जगह, लेकिन एक जनता के अंदर जो गुस्सा था, पहले क्या होता था कि लोग वोट नहीं देने जाते थे कि मुझे तो वोट नहीं देने जाना है। लेकिन कम से कम ये तो हुआ कि लोग गुस्से में या मुझे किसी को वोट नहीं देना, तो वो चुनाव कार्यालय तो वो पहुंचा। फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ। फायदा बिल्कुल डस्टबिन है, ये जीरो है, इसका कोई लाभ नहीं हुआ। और अभी तक इतने दिन से इतने लगातार याचिकाएं डाली जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट या जो भी न्यायालय वो उठा के उसको चुनाव आयोग को भेज देता है। मैं गुस्से में आके किसी दीवार पे सिर मार लूं अपना और ये सोचूं मेरा सिर मारने से छेद हो जाएगा दीवार पे, ना वो छेद हो रहा है ना कुछ हो रहा है, हाँ सिर जरूर फूट जा रहा है। फायदा क्या हुआ सर फिर इसका? देखिए चर्चा तो होनी बहुत जरूरी है ना। जब तक आप मर्ज नहीं पकड़ेंगे तो उसका इलाज कैसे होगा? आप मर्ज ही ना पकड़े। ठीक है सर, चर्चा चल रही है। मर्ज असल में किसी ने पकड़ा है तो वो शिवखेड़ा साहब है, उन्होंने याचिका भी दायर की और आखिर में शिवखेड़ा साहब आपके पास इस राउंड में मेरा आने का मकसद यही था कि पहले एक चर्चा हो जाए, फिर मैं आपसे समझूं। बहुत अहम कड़ी इस पूरे मसले की शिवखेड़ा मेरे साथ है। शिव सर, असल में जो स्थिति हम नोटा की मौजूदा समय में देख पा रहे हैं, इसको लेके किन किन चीजों को इंगित करते हुए आपने कोर्ट में याचिका दायर की, क्या क्या क्वेश्चंस आपने रेज किए हैं सर? पहले तुम ये मेरे व्यूअर्स को समझाइए। घनश्याम जी, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। ठीक से 2 मिनट दिया मैंने आपको। इस वजह से हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन चुके हैं। क्या हम अच्छी डेमोक्रेसी हैं? और डेमोक्रेसी को चलने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। अब सवाल यह है क्या है यहां पर या नहीं है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। और नोटा की पहली भी पिटीशन मैंने फाइल की थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खाली बैलेट पेपर के ऊपर नोटा का छाप दिया था और कुछ नहीं था। इट वॉज टोटली अ यूजलेस टूथलेस जजमेंट। इट डिड नॉट मेक एनी सेंस। ओके, तो आज की तारीख में तकरीबन 50% के आसपास क्रिमिनल एलिमेंट है इन इलेक्टेड पीपल विद द पार्लियामेंट और स्टेट इलेक्टोरल। अब इस तरीके से कैंडिडेट आएंगे तो आप बताइए कि किसको जाके वोट दिया जाए। एक वोटर आज दुविधा में पड़ा हुआ है। दुविधा यह है कि मैं किसको जाके वोट दूं। सभी तो क्रिमिनल है, दे आर नॉट क्वालिफाइड, एनी ऑफ देम आर नॉट क्वालिफाइड। सो क्या करता है, या तो एब्सटेन करता है, मैं नहीं जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड पैसिव प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट कर रहा है लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा है। जो दयाल साहब ने कहा वो एक और पैसिव प्राविधान था जो 39O मेरा ख्याल गिना जाता था। पहले जाके अपनी वोट रद्द करते थे। नोटा कुछ और चीज है। तो मैं वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, इसे वे ऑफ
पैसिव प्रोटेस्ट। और अगर नहीं वोट करने जाता तो अच्छा नागरिक नहीं है, वो दुविधा में फंस गया। अब जाएगा तो किसको वोट करेगा जाके, या तो अपनी जात पे ठप्पा लगा देता है या उनसे सबसे कमजोर जो क्रिमिनल है उसको जिता देता है साहब। अब देखिए सबसे कमजोर क्रिमिनल जीत गया, अब उसके पास पावर आ गई, अब वही सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया। इज दिस डेमोक्रेसी? क्या आप चाहते थे उसको जिताना? क्या डज इट रिप्रेजेंट यू? इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है? ये तो सबसे बड़ा खिलवाड़ है। तो मैंने कहा है कि नोटा को इट शुड बी ट्रीटेड एज ए कैंडिडेट, और अगर नोटा जीतता है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव प्रोटेस्ट। आप प्रोटेस्ट करेंगे, एक्टिवली करेंगे जाके। अगर नोटा जीतता है तो उस हालत में जितने कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, उस एक इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए उनको। अब इसका क्या होगा, इसका महत्व क्या है? यू विल हैव टू हैव अनदर इलेक्शन विद इन 30 डेज। आपने ये नए अच्छे कैंडिडेट्स आने के लिए रास्ता खोल देगा। नंबर 1, आज की तारीख में पैसा और सर फिर दोबारा अच्छे आएंगे ये कैसे पता चलेगा सर? नहीं, मुझे वो फॉर्मूला भी समझाते चलिए ना, दोबारा कैसे अच्छे आएंगे ये भी बताइएगा। कंप्लीट करता हूं, वही कंप्लीट करने दीजिए। आज मनी और मसल्स प्लेज अ रोल फॉर फाइटिंग इलेक्शंस। इस तरीके से अच्छे आदमियों के लिए आने का रास्ता खुल जाएगा, नंबर 1। और दूसरा, ये पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर करेगा साहब कि आपको अच्छे कैंडिडेट डालने पड़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम है ये रिजेक्ट हो जाएगा। आज उनको मालूम है कि रिजेक्ट हो ही नहीं सकता, और सारी जितने जो वोटर्स हैं, वोटर को मालूम है ये कैंडिडेट क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी उसको खड़ा कर देते हैं साहब, जान के इसका जीतने का चांस है इसलिए खड़ा कर दो। वोटर नहीं चाहती है, लेकिन उनके पास विकल्प ही नहीं है। तो इस तरीके से इट विल फोर्स द पॉलिटिकल पार्टीज टू फील गुड कैंडिडेट्स, ताकि वो अच्छे लोग आए, और इसी तरीके से ही आपकी डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी। वरना ये डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, ये डेमोक्रेसी पर खिलवाड़ है। और जो आप कह रहे थे कि इनको 10-15 साल 20 साल लग गए, साहब 25-25 साल एक एक केस को लग जाता है। कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा है। 75-75 साल के बाद आज ये ऐसी चीज, ये तो 50 साल पहले निकल जानी चाहिए थी। दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेमोक्रेसी। अगर अच्छे कैंडिडेट चाहिए, अच्छा कानून चाहिए, अच्छी पार्लियामेंट चाहिए, अच्छी गवर्नेंस चाहिए, उसके लिए आपको अच्छे कैंडिडेट लाने ही पड़ेंगे। साहब, और ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन एक सवाल मैं छोटा सा पूछूंगा आपसे कि सर अगर ऐसा हो जाता है जो आप कह रहे हैं, उसके बाद क्या गारंटी है कि जो लोग चयनित होकर आएंगे वो अच्छे होंगे? सर देश में इतने सारे लॉज है, मर्डर का लॉ है, क्या हत्याएं नहीं होती है? रेप को लेकर लॉ है, क्या रेप नहीं होते? दहेज को लेकर लॉ है, क्या दहेज नहीं मांगे जाते? ईव टीजिंग नहीं होती है? इतने सारे लॉ पहले से हैं सर, उनकी एग्जिस्टेंस भी तो नहीं होती, पैरेलली सब कुछ होता है। देखिए ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? यही आएगा तो इसी से फर्क पड़ेगा। ऐसा है, आप जो कह रहे हो ना कि चरस गांजा आज नहीं पीता, इलीगल है, तो इसको लीगल कर दिया जाए। आपके तो मतलब इस तरीके से ये है, किसी को गलत काम कर रहा है, चोरी इलीगल कर दिया, चोरी लीगलाइज कर दिया जाए, गुंडागर्दी अपहरण लीगलाइज कर दिया जाए। इट इज दैट्स नॉट द केस, बट ये दिस विल प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कमिंग इनटू जो गलत एलिमेंट है, क्रिमिनल एलिमेंट है, उसकी सब हिम्मत खत्म हो जाएगी, टूटेगी। पॉलिटिकल पार्टीज की हिम्मत टूटेगी, और जो नागरिक है उसकी हिम्मत डबल से बढ़ेगी। यही एक आंदोलन इस देश में खड़ा हो जाए। आप देखिए कैसे कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, उसके बाद खड़े आएंगे किस तरीके से आपकी पार्लियामेंट कैसे बनती है। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कम से कम नोटा के जरिए जाएगा, ये चर्चा में अभी तक निकल के आया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के उस पार अहम चर्चा, अगर मौजूदा विकल्पों में नोटा जीत जाता है, अभी की स्थिति जो है, अगर नोटा उसमें जीत जाता है तो फिर क्या स्थिति होती है? अगर 99% एक तरफ और 1% एक तरफ, तो भी क्या नोटा को विजय नहीं माना जाएगा? कई और बातें जो आपके जहन में भी आज आ रही होंगी, हर बात का जवाब आज इस चर्चा में आपको मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटता हूं। मजहब के नाम पर गुमराह लोगों के साथ मिलकर बेकसूरों का खून बहाना, ये किस मुल्क, किस इंसानियत और किस मजहब के साथ वफादारी है? आप लोग अपना मिशन शुरू करो, और हाँ, उसके हर लम्हे की मुझे रिपोर्ट चाहिए। अब आप जा सकते हैं। जी जनाब। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं नोटा को। जिन व्यूअर्स ने वोट दे दिया, देखा था ना आपने ईवीएम में एक नोटा का बटन, आज उसी पे चर्चा कर रहे हैं, उसकी ताकत क्या है और क्या वो कर सकता है। और तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूं, और अगले कुछ मिनट भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि आज की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चुनाव के लिए नहीं, अगले चुनाव के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए, अमीन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमीन साहब, आप ही के पास इस राउंड में भी आना चाहूंगा कि सर, एक बड़ा सवाल यही कि अगर नोटा जीत जाता है, अगर नोटा को मौजूद तमाम उम्मीदवारों के विकल्प में से सबसे ज्यादा वोट हासिल होते हैं, तो फिर क्या होगा सर? नहीं, अभी जो प्रोविजन है उस हिसाब से आप देखेंगे कि नोटा अगर जीतता है तब भी कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जिसको एक वोट मिला है वही जीता माना जाएगा। अच्छा, अगर 99% भी नोटा को मिल जाए तो कोई वक्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हमने आपसे पहले बताया कि ये जो है टूथलेस शेर है, इसके दांत नहीं शेर के, क्योंकि अभी तक इसका कोई प्रोविजन पार्लियामेंट के अंदर नहीं गया है। अगर ये जो अभी भेजा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, ये जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास गया है। इलेक्शन कमीशन जो है हमेशा टाइम टू टाइम रिफॉर्म की कोशिश करता रहा है थ्रू नोडल मिनिस्ट्री जो है, लॉ मिनिस्ट्री। बट आप ये देखिए ना कि हर चीज तो पास होती है पार्लियामेंट से। तो जितने स्टेक होल्डर हैं पार्टी के, सभी पार्टियां हैं वहां पर आती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनको ही सोचना होगा देश के बारे में, उनको देश की प्रगति के बारे में सोचना होगा। और अगर ये भेजा जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोडल एजेंसी के थ्रू लॉ मिनिस्ट्री के अमेंडमेंट के लिए, तो उसमें लॉ बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो आप जैसे पहले बनाया गया। अमित साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से टूथलेस शेर नोटा है, वैसे ही टूथलेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है। नहीं, उसके पास कोई पावर नहीं है। क्या मैं इसे ऐसे समझूं? इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर्स हैं आर्टिकल 324 के तहत, जब तक इलेक्शन हो रहा होता है इलेक्शन के अंदर उस वक्त जो भी अपनी शक्तियां हैं वो लागू कर सकता है। लेकिन ये कितने दिन के लिए? 40-45 डेज के लिए। उसके बाद इसके पास कोई पावर नहीं है इस बात की कि गवर्नमेंट कैसे चल रही है, या कानून के नियम क्या बनने हैं, कायदे कानून बनने हैं। अगर कोई कानून बनना भी है, इलेक्शन कमीशन चाहता भी कोई मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन रेक्सेशन, तो वो भेजेगा लॉ मिनिस्ट्री को। लॉ मिनिस्ट्री किससे जाएगा? ये पार्लियामेंट में पास होगा। बिना पार्लियामेंट में पास हुए तब तक पॉसिबल नहीं है कोई चीज, क्योंकि हर चीज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो जब तक विधायिका नहीं पास करेगी तब कैसे तक। जन्म हुआ सर? रात में अचानक से सपना आया, चलिए आज सुबह नोटा इंट्रोड्यूस कर दे, कुछ ऐसा हुआ था क्या सर? नहीं, इसके बारे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ काफी रिसर्चेस के बाद ज्वाइंट डायरेक्टर, फॉरवर्ड नहीं ज्वाइंट मैं डायरेक्टर था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मेरे व्यूअर्स आपको बहुत शिद्दत से सुनते हैं सर। नहीं, तो बताइए ना सर, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? नहीं, ये थिंकिंग होती रही, लोगों से आचार विचार किया गया, सारी पार्टियों से पूछा गया, सब बातें होने के बाद ये नोटा इंट्रोड्यूस किया गया। क्योंकि ये ज्यादातर देखा जाता था कि लोग बहिष्कार करते थे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, इसलिए उनको मॉरली इसमें लाया जाए कि इससे इनको रिजल्ट होगा। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट में कोई सजा नहीं दी जाती है, लेकिन मॉरली है। तो इस तरीके से सोचा गया इलेक्शन कमीशन से, मॉरली अगर ये पता चलेगा। मानते हैं ना फिर सोचने में लैकिंग रह गई। हाँ, अगर सोचा गया था तो आप जिस सरकार या जिन पार्टीज की बात कर रहे हैं, तो आप कहते हो उनसे कि साहब इसकी कोई वक्त ही नहीं है, ये तो प्रासंगिक ही नहीं है। तो ऐसा आपने भी नहीं कहा, मतलब आपकी संस्था ने भी नहीं कहा? नहीं, देखिए नियम बनते हैं, लाए जाते हैं, उसके ऊपर कुछ न कुछ सुधार किए जाते हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, इसमें सुधार की बात है, सरकार ने भी देखा है, हर पार्टियों ने देखा तो है। पहले ट्रायल करते हैं, मतलब ये ट्रायल टाइप? ट्रायल नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं, बहुत सी चीजें लागू हैं सीधे। किसी किसी चीज में कोई कमियां रह जाती हैं, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर पार्लियामेंट है। उस वक्त विजन क्या रहा था? नोटा इंट्रोड्यूस क्यों? मैंने कहा ना पहले कि देखिए नोटा इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि लोग बहिष्कार करते थे, इलेक्शन नहीं करते थे। अभी भी कई जगह से मतलब आपको रिकॉर्ड इंप्रूव करना था कि इतने लोगों ने मतदान किया। हाँ, ये चीज आपका मोटिव इतना था। ये इलेक्शन कमीशन के सामने नंबर आ गए, इतने लोगों ने नहीं किया। ये संख्या करोड़ों तक चली गई सालों में गिनने के बाद कि इतने हमारे नोट। ये बात कहने को आज इलेक्शन कमीशन को पावर रहेगी, और इलेक्शन कमीशन सुझाव देने में, यानी इलेक्शन कमीशन कानून बनाने में आगे आएगा और इसका कहेगा कि इतने नोटा का है जिसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। बहुत ईमानदारी से बताइएगा सर, 2013 से 2024 तक क्या आप जिस संस्था का हिस्सा रहे, उसने इस 3 सालों में एक बार, 2 बार, 3 बार क्या इस तरह के सुझाव देने की कोशिश की कि नोटा को और पावरफुल बनाने की जरूरत है? क्या इस तरह से कोई सुझाव दिया गया? ईमानदारी से बताइएगा सर, क्योंकि फिर शिवखेड़ा साहब है, वो बताएंगे फिर सब। देखिए, ये डिस्कशन होता है कमीशन के अंदर, फुल कमीशन डिस्कशन करता है। उस वक्त मेरी नॉलेज में नहीं है कि कब डिस्कस किया गया। ये नहीं किया गया डिस्कस किया गया या नहीं किया, ये मेरी जानकारी में नहीं सर। सेफ पैसेज क्यों ढूंढ रहे हैं? सही बताइए ना सर, किया गया कि नहीं किया गया? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो चीज मुझे जानकारी में नहीं है उसको मैं नहीं कह सकता हूँ।
कि मैं बिला वजह कहूँगा कि किया गया या नहीं किया गया। घनश्याम जी, शकीला साहब प्लीज। मैं कहूँगा कि अगर जुडिशरी अपना काम ईमानदारी से करता तो एक भी क्रिमिनल पार्लियामेंट में नहीं आता। पहली बात तो ये है। और दूसरा, 15 साल पहले मैंने फाइल किया था ये नोटा की पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर नोटा उसके ऊपर कागज पे आ गया। बट यू टेल मी, एक छोटी सी बात है कि इतने पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं वहां पर, ऐसी जजमेंट दीदी जिसका कोई कीमत ही नहीं है, उसका कोई असर नहीं है। अब मैं तो यही कहूंगा कि चाहे इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, जो भी हो, देश का हित अपने हित से ऊपर रखेंगे तभी आप एक काम चलेगा, उसके बगैर काम चलेगा नहीं। ऐसा है, ये दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, ये कोई सर्जरी नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल चीज। दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस इशू, कॉमन सेंस इशू, क्योंकि हर आदमी आज क्रिमिनल एलिमेंट से जो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं वो उनसे तंग आ चुके हैं, और देश का इसी तरीके से नुकसान होता चला जा रहा है। तो अगर अच्छी डेमोक्रेसी चाहिए तो हम लोगों को, अच्छे लोग को लाना ही पड़ेगा, और लाने के लिए एक ही तरीका है, इस देश में आंदोलन बनाना पड़ेगा। जो अमीन साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा, कीजिए। जब आप इलेक्शन आती है उनको बोलो मैनिफेस्टो में डालो, मैनिफेस्टो में डालो, तब मैं आपको वोट दूंगा, नहीं तो मैं वोट नहीं दूंगा आपको। सबको बोलिए, आप उसको डालिएगा मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो में डाली गई सारी चीजें पूरी होती है। अरे होए ना होए भाई, जो भी है, आप उनसे कमिटमेंट तो लीजिए अपने कैंडिडेट से कि हमारे को चाहिए ये, आप कानून बनाइए, इसका सपोर्ट कीजिए, इसको, तभी आंदोलन बनेगा। खेरा साहब, इसमें जब क्रिमिनल की बात आप कर रहे हैं तो MP MLA कोर्ट इसलिए बनाई गई, क्यों कि इन पॉलिटिशियंस का कहना था, सारे पब्लिक जो पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं उनका ये कहना था कि हम लोग पब्लिक डोमेन में रहते हैं, हम किसी लिए प्रोटेस्ट करते हैं तब भी हमारे खिलाफ जो केस हो जाते हैं, इसलिए क्रिमिनल केस हो जाते हैं, या जो भी हमारे ऊपर लगा दिया जाता है, किसी द्वेष के साथ लगा दिया जाता है, या हमें ना आना दिया जाए अच्छा कैंडिडेट को, तो इस तरह से हमें सजा तो नहीं हुई है। तो अभी तक जो प्रोविजन है जी, नहीं, उसमें MLA स्पीडी ट्रायल किया गया इलेक्शन कमीशन में, जो उसमें MP MLA कोर्ट है। प्रियंका को स्क्रीन पे लीजिए PCR प्लीज। हाँ प्रियंका, क्या कह रही हैं, अपनी बात बोलिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि आम नागरिक को आपने हथियार तो दे दिया है, लेकिन सुरक्षा कैसे करनी है ये नहीं पता है उनको, ना ही वो जो हथियार दिया है वो किसी काबिल है। तो इस तरह की चीजें हैं। अभी कहा जा रहा था कि सरकार को काम करना चाहिए। सरकार तो मैंने यहाँ तक देखी है कि जो भी पावर में होती है वो जहां पर भी उनको लगता है कि वो हारने वाली है, तो लोगों को इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि भाई अगर उनसे आप नहीं मना पा रहे हैं आम जनता को, तो उनको कहा जाता है कि भाई अगर तुम्हें हम पसंद नहीं आ रहे तो आप नोटा दबा दीजिए, जिससे कि अगर हमें कम भी वोट मिले तो हम जीत जाएं। तो इस तरह की चीजें हैं जो हो रही हैं। और अभी कहा कि जुडिशरी, सर हर काम जुडिशरी नहीं कर सकती है, काफी काम आम नागरिक को भी करना पड़ेगा। क्यों हम ऐसे आपराधिक लोगों को वोट देते हैं? क्यों नहीं? पहल करनी पड़ेगी, पहल करनी पड़ेगी, जनता को पहल करनी पड़ेगी। और ये हम नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग देखें कि हमारे आसपास क्यों हम बाहुबली ऐसे लोगों को, जिनके पास इतनी सत्ता पावर आ जाती है, जो इतने क्रिमिनल एक्ट में लिप्त होते हैं, उनको हम जिता देते हैं। तो ये जिम्मेदारी तो हमारी व्यवस्थाएं भी है ना। हर कैंडिडेट को अपनी पृष्ठभूमि अखबारों में देनी होती है, डिटेल बतानी होती है, कि पैसे का हिसाब देना होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो फिर नोटा पे हम डंडा लेके चढ़ जाएं कि भाई नोटा को ऐसा कर दो, नहीं तो फिर ये हो जाएगा। हमारी अपनी जिम्मेदारियां, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या समाज के लिहाज से हम बहुत लैग कर रहे हैं प्रियंका? नहीं होना तो देखिए वही बात है, कानून तो बनाने चाहिए, क्योंकि अगर कानून नहीं होंगे तो आप अगर कोर्ट में भी चले जाएं तो फिर आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो नोटा को मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन वही बात है कि अगर हम नोटा, अब जिस तरह से बात सामने आई, 90% भी अगर आपको नोटा को वोट मिल जाती है, 99 में भी तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भी जिसको एक वोट मिला है, मतलब जीत तो वो ही गया ना। आप उसके काबिल, सीट गद्दी के काबिल नहीं है, लेकिन आपने उसको सिंहासन पे बिठा दिया। तो इस तरह की चीजें देश के अंदर हो रही हैं, और ऐसे ही लोग हमारे पूरे देश को चला रहे हैं और हम पर राज कर रहे हैं। और जिसकी वजह से करप्शन और घूसखोरी हमारे देश के अंदर अब जड़ें फैल चुकी हैं। तो राजनीतिक शुचिता हमको सबको देखनी है और समझनी भी है। डॉक्टर दयाल, क्या यही वजह है? एक आंकड़ा मेरे पास है, अगर गलत है तो आप सही करिएगा। एक आंकड़ा कहता है कि 2014 के चुनाव में 1.08% लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया, लेकिन 2019 में 1.06% लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया। सर, इसके हिसाब से तो नोटा को लेकर रुझान कम हो गया। ये रुझान कम होने की वजह यही है क्या? नोटा किसी काम का नहीं है तो फिर भाई क्यों नोटा को वोट दबा दें हम? नहीं, आप जो ये अभी आपने जो प्रतिशत की बात की है ना, एज ए प्रतिशत तो वो कम हुआ है। अच्छा,
लेकिन नोटा अगर हम संख्या के हिसाब से देखेंगे तो 2014 से 2019 के अंदर बढ़ा है, क्योंकि परसेंटेज भी बढ़ वोट पोल भी ज्यादा बढ़ता है, वोटिंग भी ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से बढ़ जाता है। तो ये बढ़ा तो है ही। और सबसे मजेदार बात यह है कि हमेशा बिहार के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वहाँ पे क्रिमिनल मेंटलिटी के लोग ज़्यादा चुनाव लड़ते हैं। और मजेदार वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नोटा का इस्तेमाल बिहार के अंदर हुआ। बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, उसके अंदर 8,17,000 लोगों ने, बिहार के लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया 2019 में। ठीक है। और वहाँ की एक लोकसभा है गोपालगंज। गोपालगंज लोकसभा के अंदर 51,000 के आसपास नोटा का लोगों ने इस्तेमाल किया। तो बिहार के अंदर ही सबसे ज़्यादा हुआ। अब आप जो मेन सवाल ये आ रहा है कि भी अपराधियों को चुनाव क्यों लड़ने दिया जाए। शिव खेरा जी बोल रहे हैं वो हमेशा लड़ते रहे शुचिता को लेकर, इलेक्शन बहुत पाक साफ हो उसको लेकर। डॉक्टर दयाल, कोई काम का नहीं है, निकम्मा है, काम चोर है, वो नहीं करता, हमारी पसंद वो भी नहीं है। हाँ, हम तो अपराध इंगित क्यों करें, सिर्फ इस पे सफाई क्यों करें? नहीं, लेकिन ये तो बहुत वेग सा हो जाएगा ना। फिर आप वेग हो जाएगा ना, तो कानून जो है ना वो तो स्पेसिफिक होता है ना। जो मैंने, चूंकि मामला बड़ा संवेदनशील है, जब मुझे पता लगा कि नोटा के ऊपर कुछ डिस्कशन करना है तो मैंने थोड़ा सा इसको चेक किया। तो मैंने पता किया, मैंने उसमें चेक किया कि विधि व न्याय मंत्रालय है 2010 के अंदर, उसने एक पेपर सर्कुलेट किया था। उस पेपर के अंदर भी ये था कि भी रिजेक्ट करने का प्रावधान होना चाहिए। तो 2013 के अंदर ये जो लागू हुआ, तो वो जो विधि मंत्रालय ने जो किया था, ये वहां से सिस्टम आया। मांगे जाते हैं, ऐसा नहीं कभी भी कोई कानून बनाया जाता है तो सजेशन नहीं मांगते। हाँ, वही मांगा जाता है। जिम्मेदारी किसकी बनती है इसमें? बड़ी जिम्मेदारी क्या राजनीतिक पार्टियों की नहीं बनती है कि वो आत्ममंथन करें? स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आपके राज्य के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर कितने % नोटा आ रहे हैं और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या, कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे कम आ रहा है, तो उसमें देख करके ऐसे ही कैंडिडेट को कोशिश तो इसीलिए की गई। मोरली सोचना चाहिए उनको, उन पार्टियों को सोचना चाहिए, वहाँ के नागरिकों को सोचना चाहिए मॉरली कि ऐसी ये संख्या क्यों बढ़ रही है। लेकिन नोटा जो है ना पूरे तौर के ऊपर किसी काम का नहीं है। अच्छा। कुछ भी नहीं हुआ। नोटा में जैसे बोला कि अगर उसको 100% भी अगर नोटा चला जाता है तो अगर मान लिया कि भी नोटा का प्रावधान कर लिया गया तो बाकी जो 1, 2, 3, 4 है तो इसका मतलब कि वो सारे रिजेक्ट हो गए, लेकिन पहले नंबर का आदमी जो है ना, पहले नंबर का प्रत्याशी, उसे जिता दिया जाता है। तो अभी तक हमने जितनी भी हमने नोटा को लेके अभी डिस्कशन हुई है या हम जो देख रहे हैं कई सालों से, तो नोटा का कोई यूज नहीं हुआ है। नोटा के चलते चुनाव सिस्टम है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। नोटा ने जो किया था, जब 2013 में जब ये लागू किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अपराधी प्रवृत्ति के लोग कम आएंगे। उस वक्त ये वहां से ये खबरें निकल के आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या क्या विचार व्यक्त किए, लेकिन हम देखते हैं कि अपराधियों का प्रतिशत तो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब तो नोटा किसी काम का नहीं है, बस आप एक जनता के गुस्से को बताना चाहते हैं कि मैं नोटा को लेकर। अमीन साहब ने बताया ना, वो तो कोशिश ये थी कि भाई मतदान कर लें, बस हमें एक आंकड़ा मिल जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट किया। लेकिन मेदार वाली पावर नहीं है उसके पास। लेकिन मेदार वाली बात यह है कि नोटा में जो वोट दिया, एक चीज और है, अभी जैसे गुजरात के अंदर सारी पार्टी ने विड्रॉ कर लिया, सिर्फ एक पार्टी सूरत के अंदर सब पार्टी ने विड्रॉ कर लिया, सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन नोटा तो वहां पर भी था। तो ये तो छोटे कारतूस की तरह हो गया ना कि आप अभी तक लॉ नहीं बना ना, आपने लोगों को वोट करने का बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे निर्वाचन अधिकारी को राइट नहीं था। सर ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले शिव खेड़ा साहब, क्या राइट टू रिजेक्ट के अधिकार को पूरी तरह से मुकम्मल नहीं करता नोटा? शिव खेड़ा साहब, नोटा राइट टू रिजेक्ट बिल्कुल करता है। अच्छा, क्योंकि ये विकल्प देता है। अगर नोटा जीतता है तो 30 दिन के अंदर आप नई इलेक्शन करते हो, नए आदमी आते हैं, अच्छे आदमी आते हैं, और उसमें जो जीतता है वो जीत के आके वो आपका कैंडिडेट बनेगा एंड वो रिप्रेजेंट करेगा आपको। सो ये अच्छे आदमी के आने का रास्ता है। इट इज नॉट ए टूथलेस, यूजलेस नहीं है ये। इसके अंदर ताकत आ जाती है। एंड इसके लिए अगर सर ताकत का अभी आ रही है, ताकत अभी तो नहीं है। हमने पिटीशन फाइल किया हुआ है। अगर ये अप्रूव होती है तो 100% ताकत आती है। मैं मौजूदा समय में कह रहा हूं सर, राइट टू रिजेक्ट की पावर को क्या ये एनहांस करता है नोटा? बिल्कुल करता है साहब, अभी की स्थिति में ना, अभी की स्थिति में नहीं करता। वो तो बात हो गई खत्म। अब मैं जो बोल रहा हूं, जो पिटीशन फाइल किया है वही करता है। इसी वजह से पिटीशन फाइल किया, अदरवाइज फाइल करने का फायदा क्या है? ये तो पहले भी फाइल किया था हम लोगों ने, जिसकी जजमेंट बिल्कुल टूथलेस थी। तो इसीलिए किया गया है ताकि इसको एक मजबूती मिले। और
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज नोटा की बात हम कर रहे हैं। 2 राउंड की चर्चा में आप समझ गए होंगे कि नोटा की एग्जिस्टेंस क्या है और किस तरीके से उसको पावरफुल बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जहां नोटा सही मायनों में काम कर सकता है। इस पर चर्चा करेंगे। अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन साहब, ये जो याचिका दायर की गई खेड़ा साहब के जरिए कोर्ट में, तो उसमें ये कहा गया देखिए महाराष्ट्र है, हरियाणा है, दिल्ली, पुडुचेरी समेत कई केंद्र शासित प्रदेश हैं जो वहां पे नोटा का इस्तेमाल हो सकता है। अगर नोटा वहां विजयी होता है तो दोबारा से इलेक्शन कराए जाएंगे। सर अगर यहां तो फिर बाकी चुनाव में ऐसा क्यों नहीं? या चुनाव की प्रकृति वहां दूसरी है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन स्टेट्स ने इसको पास किया है या यूनियन टेरिटरीज ने पास किया है, उस मामले में ये है कि वो कॉरपोरेट और ये जो कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस होते हैं या वहाँ पे लोकल इलेक्शंस होते हैं उसमें लागू हो सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है असेंबली और पार्लियामेंट के लिए, ये पार्लियामेंट के अंदर जब तक कानून नहीं बनेगा, लॉ मिनिस्ट्री नहीं लाएगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि उसको पावर दी जाए। बाकी इलेक्शंस के लिए ऐसे हो जाता है। बाकी इलेक्शन के लिए बाहर नहीं पूछना किसी से, मतलब उसका तो वो अपने स्टेट में पास करेंगे ना, उनके स्टेट का अपना असेंबली में पास होते हैं, वहां पे किया गया होगा। लेकिन बिना पास किए तो वहां लागू नहीं हो सकता। ये लोकल लेवल पे जैसे प्रधान है, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं, लोकल इलेक्शंस कुछ भी हैं, तो उसमें तो लागू कर सकते हैं स्टेट वाले। लेकिन ये हमारे असेंबली में और पार्लियामेंट में नहीं लागू होता जब तक कि पार्लियामेंट से ही पास ना हो जाए। मैंने कहा कि अगर सिद्धांत के रूप में अगर ये चीज लोकल इलेक्शन में एप्लीकेबल है और इसके अंदर मेरिट है, तो इसको पूरे देश में क्यों नहीं लागू किया जा सकता? सवाल तो ये है। एग्जाम्पल दिया गया है और पूरे देश में लागू होना चाहिए। और इंडिया में ही सिर्फ नहीं है, इंडोनेशिया में भी ऐसा लॉ है और कई कंट्रीज में लॉ है जहां पर नोटा एप्लीकेबल है। और वहां पर मेयर इलेक्शन 2018 में हुआ था इंडोनेशिया में, जहां रिजेक्ट हो गया था। तो मेरा कहने का, और उसके दोबारा इलेक्शन हुई इसके बाद, तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इट इज अ रिफॉर्म थिंग, अगर हमारे को इंप्रूव करना है अपनी इलेक्टोरल सिस्टम को, तो अगर एप्लीकेबल है 4 स्टेट्स में हुआ है तो पूरे देश में इसको ले जाइए। क्या खराबी है? अगर मेरिट वहां पे, अगर वहां मेरिट नहीं है तो वहां से भी हटा दीजिए। वो 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस के लिए हुए? नहीं, कॉर्पोरेट और लोकल इलेक्शन के लिए। बट डजंट मैटर, प्रिंसिपल तो वही अप्लाई करना है। खेड़ा साहब का पॉइंट अच्छा है, अंतर है ना सर खेड़ा साहब, लेकिन इलेक्शन कमीशन चाहता भी है। ठीक है, लेकिन चुनाव का नेचर तो अलग है ना। नहीं, कोई नेचर में अलग नहीं है। इलेक्शन लोकल बॉडीज के इलेक्शन से उसमें ये होता है स्टेट का। लेकिन जहां तक सवाल है सेंटर के इलेक्शन का, असेंबली के इलेक्शन का, इसमें जब तक पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होगा, उसमें तब तक अमेंडमेंट नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। ठीक है। शिव खड़ा साहब, जो आपने याचिका दायर की उसके बदले में जवाब क्या मिला है? उन्होंने नोटिस दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन को कि इसके जवाब दीजिए कि ये क्यों नहीं लागू होना चाहिए। कुछ टाइम फ्रेम तय है क्या? नहीं, इतने दिन में जवाब देना? अभी तो जवाब नहीं आया, अभी तो इलेक्शन चल रही है और सरकारी काम जो ब्यूरोक्रेसी चलती है ये तो सालों साल चलती है। ये चुनाव तो गए, इलेक्शन के दौरान कोई भी काम नहीं होता थी। आर्टिकल 324 में ये है कि नहीं हो पाएगा, उस प्रोसेस में रुकावट आएगी। अभी कुछ टाइम फ्रेम होता है, कुछ टाइम फ्रेम होता है कि 1 महीने में, 2 महीने में? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है टाइम, हर चीज का सुप्रीम कोर्ट टाइम देता है। इलेक्शन कमीशन से पूछा है ना अब। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन क्या कुछ टाइम फ्रेम बताएगा या फिर ये कयामत से कयामत तक का इंतजार है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज जब आ चुकी है पब्लिक डोमेन में और सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में और कहा गया है, तो इलेक्शन कमीशन हमेशा सुधार का स्वागत करता रहा है और उसने हमेशा अपनी रिकमेंडेशन दी है। एक बार नहीं, कई बार दी है। जिसका आपको एग्जांपल मैं बता दूं कि आधार कार्ड से जोड़ा जाना था वोटर आईडी कार्ड को, वो जोड़ा गया। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं, रिफॉर्म पड़े हुए, दिए हुए सजेशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा समय समय आपको नहीं लगता मतदान का आंकड़ा बढ़ाने की एक प्रायोरिटी तो है, वो आप बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल भी हो क्या? इसके लिए कोशिश नहीं होनी चाहिए? मतदान होना, लेकिन मतदान की उत्पादकता, उसकी जो किस्म है, जो उसका अंदाज है, जो उसकी ग्रेविटी है, वो कम से कम दिखाई देना कि मतदान हुआ है। मतदान की क्वालिटी बढ़ जाए, कोई फायदा मतदान की क्वालिटी सुधारने के लिए जो हमारे स्टेक होल्डर हैं इलेक्शन कमीशन के, इसमें सारी ऑल पार्टीज हैं। उन ऑल पार्टीज को फिर हमारे जैसे कुछ लोग रिफॉर्म चाहते हैं, कुछ सोसाइटीज की बात करते हैं, कुछ एनजीओ की बात करते हैं, सबका से एक मिला जुला प्रयास होगा तभी हर चीज संभव हो पाएगी।
जैसे मान लीजिए कि इसमें कि एक समाज के सर, ये हमारे तो आदर्शवादी सेवक हैं स्थिति खेड़ा बता साहब रहे हैं आप सर। खेड़ा साहब ये ने तो जो सतयुग में पहुंच कदम जाएंगे उठाया, फिर ये हम। अच्छा कदम अगर है। यही समाज सोच पाता फिर तो किसी की हत्या नहीं होती, किसी का बलात्कार नहीं होता। बड़ा परिवर्तन अगर आया है। सर, इस बड़ी बौद्धिक बातें स्तर पे ही रह बदलाव है। जाती हैं प्रियंका, घनश्याम प्लीज ऐड ऑन जी। करिए। क्योंकि अगर आप जमीनी हकीकत देखें तो जो बाहुबली और जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं ना, उनका इतना दबदबा होता है अपने क्षेत्र के अंदर कि जो आम जनता, जो निचले तबके के लोग होते हैं, उनको बोलने का अधिकार भी नहीं होता है। और कई बार तो ऐसा देखा और पकड़े भी जाते हैं। आपके चैनल्स पे भी बहुत वीडियोस भी आती हैं किस तरह से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शराब के लालच में लोग वोट करते हैं, अजीब अजीब से उनको लालच दिए जाते हैं, लोभ दिए जाते हैं, वो जाकर के फिर वोट कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें, बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन वही है जागरूकता कौन करेगा? सरकार करेगी, आम जनता खुद अपने आप करेगी, इलेक्शन कमीशन लोगों को बताएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा आधी नॉलेज तो आज आपके चैनल के माध्यम से मिल रही है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता। क्या यूथ को पता है? मुझे जितनी नॉलेज है, मैं जितने लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, ज्यादातर यूथ जो है आज वो नोटा को प्रेस कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? कि उनको लगता है कि इससे एक मैसेज जाएगा और शायद आगे जो आने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी पार्टियों के अंदर आत्ममंथन करेंगी और अच्छे कैंडिडेट्स को आगे खड़ा करेंगी। लेकिन क्या सही में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। वही क्रिमिनल एक्टिविटीज के लोग आगे आ रहे हैं, जिनका बाहुबल ज्यादा होता है, जिनके पास पैसा होता है, रुतबा होता है और शायद साठगांठ भी होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसे लोगों के सामने बड़े बड़े लोग भी धराशायी हो जाते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, थाने में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आपकी जो कंप्लेन है वो लिखी तक नहीं जाती है। आप नोटा की बात कर रहे हैं, थाने तक जाने की हिम्मत ही नहीं आती प्रियंका, नहीं आती है। बहुत सारे केसेस गवा दिए जाते करेंगे हैं। कि जो इलेक्शन चल रहा है उसमें 100 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए की चीजें, नशे की दवाइयां या जो भी चीजें हैं, इस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन जब्त कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। सर मैं एक बात के लिए और कमीशन मैं और अप्रिशिएट आपको करना चाहता, लेकिन मुझे ये बताइए, नोटा को लेके क्या किसी तरह की कैंपेनिंग, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम आपने चलाया? हमारे यहाँ स्वीप डिपार्टमेंट नोटा को लेके सर, हाँ स्वीप डिपार्टमेंट से ये भी बताया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है और जनता को हमारे बीएलओ जाके बताते हैं कि देखिए इससे करेंगे तो इससे आपकी क्या करेंगे, इससे करेंगे तो काउंटिंग होगी और काउंटिंग से हमारे इलेक्शन कमीशन को क्या मतलब चैनल्स के ऊपर बड़े-बड़े ऐड आते हैं राजनीतिक पार्टियों के कि हमें वोट दीजिए, हमें लुभाव में वादे किए जाते हैं, लेकिन कभी भी अवेयरनेस कोई नहीं देता है। नोटा के बारे में आज तक कभी भी कोई ऐड देखा आपने किसी चैनल के ऊपर? वो अवेयरनेस नोटा को लेकर सर मुझे कोई सिंगल विज्ञापन तो नजर नहीं आया। प्रियंका, आपको दिखा क्या? बिल्कुल नहीं दिखा है। और यही तो बात मैं तब से कह रही हूँ कि जागरूकता आखिर करेगा कौन? आम जनता को आप कहते हैं पढ़िए लिखिए, लेकिन पढ़ना लिखना उसके बाद आप जागरूक करने का काम भी सरकार का है। आप बड़े इतने बड़े खर्चे होते हैं, करोड़ों में खर्चे, वो किसके खर्चे होते हैं? वो आम जनता के पैसों के खर्चे होते हैं। हमारे इनकम टैक्स जो हम टैक्स भरते हैं उसके पैसे होते हैं। क्या वो जागरूकता में नहीं लगने चाहिए? ठीक है प्रियंका जी। डॉक्टर दयाल, असल में जिस तरह की बात अमीन साहब कह रहे हैं कि देखिए ये तो ऑल पार्टी मीट होगी, सबकी सहमति बनेगी, सब सुर में सुर मिलाएंगे, सब एकता का हाथ मिलाएंगे, सब कहेंगे हम एक साथ हैं। सर ये तो मुझे लग रहा है सतयुग का प्रादुर्भाव जब होगा, तब एक अचानक से रोशनी फूटेगी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब कहीं ये बदलाव हो पाएगा। सर ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है। देश का कानून तो पार्लियामेंट से पास होता है। सर देश का कानून तो पार्लियामेंट से पास होता है। आप ये देखिए ना कि नोटा को लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ सवाल हुए हैं। जैसे 2000 आज से 3 साल पहले जब नोटा के मामले में डाला गया था, रिट डाली गई थी, तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर हम रिजेक्ट कर देते हैं, प्रत्याशी को अगर रिजेक्ट करना शुरू कर दिया तो पार्लियामेंट कैसे चलेगी? यस, करेक्ट। सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। और फिर दूसरा एक बात और भी है ना, मौलिक अधिकारों का क्या होगा? शिवखेड़ा सर आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, सर इंटरव्यू करें, सर बात क्लियर होती चलनी चाहिए। सर मेरे शो में कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए, मेरी कोशिश होती है। अगर आपने कहा तो फिर उसका जवाब भी सुनिए शिवखेड़ा साहब। अगर इलेक्शन होती है, नोटा जीत जाता है तो वो सब डिस्क्वालिफाइड होते हैं और विद इन 1 मंथ आप इलेक्शन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा से होती है। इट इज अ कॉमन थिंग, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे लोग आएंगे तभी काम आपका चलता रहेगा साहब। लेकिन एक बात बताइए, आपका अगर कोई गलत आदमी है, अपराधी है या क्रिमिनल आदमी है, उसको रखना बेटर है। मैं कहता हूं बिना उसके वहां पे बैठा रहे। लेट इट बी what do you call that statutory thing, whatever you can continue। और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, मैं एक टेक्निकल मामला बताना चाह रहा हूँ। खेड़ा जी कह रहे हैं कि रिजेक्ट कर दो।
नोटा नंबर 1 है तो बाकी 3-4 को रिजेक्ट कर दो और इलेक्शन करवा लो। मैक्सिमम 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाया जा सकता है, 1 महीने में तो कहीं भी नहीं हो सकता जो सिस्टम है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो 3, 4, 5, 6 बाकी लोगों को आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो रिजेक्ट क्या उसी लोकसभा में होंगे, वो कहीं और जगह चुनाव लड़ जाएंगे, फिर जीत जाएंगे, तो फिर अपराधियों का वहां भी तो होगा सर। हाँ नहीं, नोटा तो पूरे देश के नहीं, लिए सुनिए नोटा वहां पे होगा, लेकिन वहां के मतदाता उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिजेक्ट होंगे, सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कहीं पर आप चले जाइए, जाके लड़ लीजिए। हाँ तो फिर क्या हुआ सर, अपराधी तो फिर आ गए ना, अपराधी तो फिर आ गए। डॉक्टर दयाल, आपको नहीं लगता कि वो वोटर्स, एक मिनट डॉक्टर अमीन साहब आ रहा हूँ, डॉक्टर दयाल आपको नहीं लगता कि जहां से वो रिजेक्ट होंगे और जहां जाएंगे उन बाकी लोगों को नहीं पता होगा भाई ये माल काम का नहीं है? नहीं तो फिर देखिए ये बड़ा वेग सा मामला है कि जनता के अंदर वो सतयुग वाला मामला जो आप बार-बार माइन्यूटली समझाइए ना, माइन्यूटली समझाइए, वेग मत समझाइए, माइन्यूटली समझाइए। आप जो बार-बार सतयुग वाली बात कर रहे हैं ना, वो सतयुग वाला मामला नहीं है कि इधर से रिजेक्ट हो गया तो उधर के लोगों ने कहा कि इधर भी रिजेक्ट कर दो। इस देश के अंदर ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये मौलिक अधिकार की बात है, हर आदमी को वोट करने का और इलेक्शन लड़ने का अधिकार जो है उसको कानून मिला हुआ है। बिल्कुल तो उसको आप कैसे रिजेक्ट कर दोगे? तो उस अधिकार को बार-बार छीन थोड़ी रहा है सर। अगर एक वोटर को कोई कैंडिडेट, सर आप दोनों चीज मिक्स कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप चुनाव लड़ने से किसी को कैसे रोक लोगे? नहीं, लड़ने से नहीं रोका जा रहा है सर। लड़ने पे जब वो उतर रहा है तब अपनी नापसंदगी जाहिर करके कहा जा रहा है कि यू आर नॉट माई टाइप। वहां दोबारा रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन वो चुनाव लड़ तो चुका ना सर, वो चुनाव तो लड़ चुका। तो लड़ने से रोकने में और लड़ने के बाद रिजेक्ट होने में तो फर्क है। ऐसे तो आप बोलेंगे सब लड़ रहे हैं, सब जीत जाएं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो फिर वो सवाल वो जो मैंने भी खड़ा किया कि वो इधर से रिजेक्ट हुआ और जीत गया या वो फिर उधर लड़ाई, हमेशा के लिए परमानेंट उसको आप बैन करो। परमानेंट बैन जो ना अभी तक भारतीय कानून के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। हाँ, तो ये आपको परमानेंट कर दिया जाए। उसके लिए संसद में पार्लियामेंट के अंदर कोई आपको सिस्टम लाना पड़ेगा और सर्वदलीय बैठक के अंदर ये सारे लोगों को विचार विमर्श करना होगा। और ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा था सर, सूरज की वो अलग से रोशनी आएगी जिस दिन ये सब कुछ होगा। शिवखड़ा साहब, लास्ट कमेंट आपको मैं वाइंड अप कर रहा हूं। मैं तो यही कहूंगा कि नोटा लाना बहुत जरूरी है और नोटा ही एक सब नागरिक को एक शक्ति देगा, एक मूवमेंट होनी चाहिए। हजारों करोड़ रुपए लग रहा है आज इश्तिहारों में, टेलीविजन पे, इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो। इनको चाहिए कि वहां पे बोलो अगर आपको कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं दिखता जाइए वोट दीजिए और नोटा को वोट दीजिए, ताकि सरकार को मालूम हो कि गलत आदमी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्रिमिनल को दोबारा नहीं बैठाएंगे पार्लियामेंट में, तभी अच्छे कानून आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल। और बदलते हुए भारत में बदलती हुई तस्वीर में इस बड़े बदलाव की हम सब उम्मीद कर रहे हैं और जानते हैं कि ये उम्मीद हमारी पूरी होगी, क्योंकि अब विल पावर स्ट्रांग नजर आती है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। लेकिन प्रोग्राम को वाइंड अप करूं उससे पहले इल्तिजा आपसे यही है कि कुछ फेजेस का वोट हो चुका है, लेकिन एक फेज अब भी बाकी है। वोट अगर आपके क्षेत्र में हो रहा है तो प्लीज लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए, वोट जरूर करिए। अब किस कैंडिडेट को करना है, नहीं करना है, वो आपकी चॉइस है। नोटा का एक बड़ा ऑप्शन भी आपके पास है, वो भी आपकी चॉइस है। लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व को और शानदार बनाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। डीडी किसान के तमाम व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, हमें जानते हैं, और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह, हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, बहुत जल्द सिर्फ डीडी किसान पर।
तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा। तेरी आँखों में मुझे प्यार नजर आता है, तू ही आशिक तू ही दिलदार नजर आता है। चंदू, मुझे इतना प्यार किसी ने नहीं दिया। चाहती हूँ चूंकि मेरी माँ के थे, उनकी तमन्ना थी कि उनकी बहू बहने। मुझे मेरी बहू मिल गई। मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना, कभी मुझे अपने आप से अलग मत करना चंदू। ओ मेरे ढोलना, ओ मेरे साजना, मैं तेरा हो गया, इश्क विच खो गया। आज के बाद तू उस 2 कड़ी के लड़के से कभी नहीं मिलेगी, समझे? कहाँ से उठा के लाया इसे? चीज तो अच्छी लग रही है। मेरी पूजा को मेरे हवाले कर दे। पूजा हो या सलूजा, जो यहाँ एक बार आ जाती है वो वापस नहीं जाती। तुम क्या जानो दिल करता तुमसे कितना प्यार। फंडू फीचर फिल्म्स में शुक्रवार 31 मई रात 8 बजे देखिए फिल्म आशिक। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे, पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती, हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण, भारत की फार्म लेडी, ये हैं धरती की शान। भारत की फार्म लेडी जल्द आ रही है डीडी किसान पर। आपके व्यक्तित्व में एक विशेषता है कि जब आप गाती हैं तो आपकी आंखें भी गाती हैं। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत।